हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इस सेशन को हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 पार्टीज है, जिसमें से एक का नेम मिस्टर सुमित है एंड सेकंड पर्सन का नेम है मिस्टर अमित। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर सुमित ने मिस्टर अमित को गुड्स दे दी क्रेडिट पे कि ठीक है, मेरे आपको गुड्स क्रेडिट पे चाहिए, आप मेरे से ले लो गुड्स क्रेडिट पे। मिस्टर अमित कहते हैं ठीक है, मैं आपको 2 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगा, इस टाइम मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, पर मेरे को गुड्स की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे गुड्स दे दो, बट 2 मंथ्स बाद मैं आपको पक्का आपके पैसे वापस कर दूंगा। उनके बीच में कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बस उन्होंने वर्बली बोला कि आप मेरे को गुड्स दे दो। उन्होंने उनको गुड्स 10,000 रुपए की सेल कर दी क्रेडिट बेसिस के ऊपर कि ठीक है, फ्रेंड है, वापस दे देगा। बट मिस्टर अमित क्या है, 2 मंथ्स बाद मिस्टर सुमित को पैसे देने से मना कर देते हैं। जब मिस्टर सुमित जाते हैं उनके पास कि आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, वो कहते हैं अभी मैंने तो आपसे गुड्स लेके तभी साथ के साथ आपको कैश पेमेंट कर दी थी। मिस्टर सुमित कहते हैं नहीं, तो वो क्या है, कोर्ट के पास चले जाते हैं कि आपने, मिस्टर अमित ने मेरे से गुड्स तो ले ली बट मेरे पैसे नहीं दिए। तो कोर्ट कहता है आप कुछ दिखाओ, आपने कोई रिटर्न में इनवॉइस बनाया होगा, वो मुझे दिखाओ, तभी मैं उनके अगेंस्ट कोई आगे कर सकता हूँ कुछ। बट उनके पास कोई इनवॉइस नहीं था, कुछ उन्होंने रिटर्न में नहीं लिया था, उन्होंने क्रेडिट बेसिस के ऊपर फ्रेंड समझ के गुड्स दे दी। तो उसमें कोर्ट भी क्या है, कुछ नहीं कर सकता और मिस्टर सुमित को 10,000 रुपए का लॉस हो गया। इसको रिमूव करने के लिए जो सेलर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि इन केस उसको बायर पेमेंट नहीं करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को एनेक्टेड किया गया था। ये 1882 में एनेक्टेड हुआ था। इसमें क्या है, अगर कोई भी पर्सन क्रेडिट पे गुड्स देता है, वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करके उसके साइन लेके अपनी आप ट्रांजेक्शन को वैलिड बना सकता है। ये फ्रीली 1 पार्टी टू सेकंड पार्टी ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट दैट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल ईदर टू ऑर्डर और बीरर। मींस या तो ऑर्डर या बीरर, या तो उसमें पे का नेम मेंशन होएगा या नहीं मेंशन होएगा। हम बीरर और ऑर्डर को अभी समझेंगे कि एक्चुअली में दोनों क्या होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है, ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट और वैलिड हो जाए। और नेगोशिएबल मींस नेगोशिएट करना, उसको आगे हम फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमेशा अगर रिटर्न में होएगा तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज कोई भी हम ऑरली ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें अगर इन केस सेकंड पार्टी जिसको हमने गुड्स दी है उसके पास को हम पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे, अगर वो हमें मना कर देता है और हमने कोई भी उससे साइन नहीं लिए हैं, कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ नहीं हमने ट्रांसफर करे हैं। इसमें उस बंदे के साइन होने भी जरूरी है, तभी हम उसके अगेंस्ट केस कर पाएंगे। अगर वो इंसॉल्वेंट बन जाता है या मना कर देता है। और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऑलवेज इन रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये रिटर्न में होएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि तभी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पर एक कंडीशन इसमें मस्ट है कि ऑलवेज अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि ये कंडीशन फुलफिल होएगी तभी अमाउंट ट्रांसफर होएगी। ऑलवेज इन अनकंडीशनल, अगर ये कंडीशनल होएगा तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होएगा। सिग्नेचर होने मस्ट है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि नहीं थे, उन्होंने कोई सिग्नेचर लिए, कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए, उनको क्या है, मिस्टर सुमित को लॉस हो गया। तो अगर साइन होंगे तो वो उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं और हम अपनी अमाउंट कोर्ट में जाके रिकवर कर सकते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी
मनी मेंशन होनी जरूरी है कि उन्होंने कितने लेने हैं, तभी वो वैलिड है। अदरवाइज कितने पैसे लेने हैं कितने नहीं लेने वो भी इनवैलिड हो जाएगा। वो कहेंगे मैंने तो 50,000 लेने थे बट उन्होंने मेंशन कर दिया 10,000, तो सब कुछ रिटर्न में होएगा तभी वो वैलिड ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और वो सेलर को इजी भी रहता है एट द टाइम ऑफ रिकवरिंग द अमाउंट। पेमेंट इन मनी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट पेबल इन ओनली इन मनी। लीगल टेंडर तभी माना जाएगा जब हम मनी की डील में करेंगे। कोई बाटर सिस्टम की आप मुझे ये गुड्स दे दो, मैं आपको 2 मंथ्स बाद सेम गुड्स क्या है बाटर सिस्टम कर रहे हैं कि मैं आपको पे कर दूंगा, वो वैलिड नहीं है। ये ऑलवेज इन मनी होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसकी मेनली 3 टाइप्स होती हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। हम इसके डिफरेंस को भी डिटेल में समझेंगे, तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। उससे सेशन को आगे करने से पहले हम ऑर्डर और बेरर इंस्ट्रूमेंट जो हमने इसकी डेफिनेशन में समझा था अभी हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उससे आपको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक समझने में इजी रहेगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें पे का नेम मेंशन होता है कि इसी पर्सन के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होएगी। इन केस वो चोरी भी हो जाता है इंस्ट्रूमेंट तो उसमें डर कम रहता है, रिस्क कम हो जाता है। इसके ऑपोजिट बेरर इंस्ट्रूमेंट में पे का नेम मेंशन नहीं होता है। अगर मेरे पास 200 का नोट है उस पे हमेशा बेरर वर्ड मेंशन होता है। अगर वो मेरे पास है तो वो मेरा है, अगर उसको कोई सेकंड पर्सन उठा लेता है तो वो उसका हो जाता है, उस पे कुछ मेंशन ही नहीं है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये 200 का नोट मेरा था। कुछ मेंशन है तभी हम करेंगे ना, जिसने उठा लिया वो उसका हो जाता है। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट में पे का नेम मेंशन नहीं होता, तो अगर ये चोरी हो गया तो जिसका एक्चुअली में था, जो उस ऑनर का था जिसका वो 200 का नोट था, उसका लॉस हो जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमें इतनी सिक्योरिटी रहती है, उसमें पे का नेम मेंशन होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। फर्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि सेक्शन 4 में कवर होता है, प्रोमिसरी नोट। मैंने डेफिनेशन में ही कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं जिससे आपको करेक्टरिस्टिक्स आपके इजीली बन जाएंगे। डेफिनेशन में ही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डेफिनेशन समझ लोगे, करेक्टरिस्टिक्स इजीली बन जाएंगे। प्रोमिसरी नोट ऑलवेज इन राइटिंग, ये हमेशा राइटिंग में होते हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती हैं, मेकर और पे। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। एक पर्सन गुड्स ट्रांसफर करता है, दूसरे ने पेमेंट करनी होती है, तो इसमें वही पर्सन जो पेमेंट नहीं करता है तो वो ही लाइबल रहता है और दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट जाके केस कर देता है क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट इसको इशू कर देता है। तो अगर मिस्टर सुमित और मिस्टर अमित की हम अगर एग्जांपल लेके चले तो मिस्टर सुमित अगर उनको गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं मिस्टर अमित को, और मिस्टर अमित उनको पेमेंट कर देते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, और वो नहीं करते हैं, तो मिस्टर सुमित के पास क्या है कि राइट है कि मेरे पास ये प्रोमिसरी नोट है, आप मेरे को मेरे पैसे रिकवर करके दो। तो मिस्टर सुमित क्या है, हमारे पास पे ही है, और मिस्टर अमित क्या है, मेकर, जिन्होंने प्रोमिसरी नोट इशू किया है, जिन्होंने अपने साइन करके दिए हैं। मैंने इसमें आपको एक स्पेसिमन भी दिखाया है कि प्रोमिसरी नोट इस टाइप का होता है कि मैंने ये इशू करके मिस्टर अमित ने मिस्टर सुमित को दिया है और उनके साइन भी होंगे कि हाँ ये उन्होंने इतनी पेमेंट करनी है। अगर मैंने इसमें जो एग्जाम्पल लिखी है, फर्स्ट एग्जाम्पल है वो वैलिड प्रोमिसरी नोट है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि मैंने इतनी पेमेंट करनी है टू मिस्टर जेड। और सेकंड एग्जांपल जो इनवैलिड है, मिस्टर अमित ₹1000, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि मैं पे कर दूंगा। मैंने किसी को लिख दिया कि हाँ मैं पे कर दूंगी मिस्टर जेड टू 10,000, वो वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। उसमें प्रॉपरली साइन होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट मेंशन होनी चाहिए, तभी वो एक्चुअली में प्रोमिसरी नोट माना जाता है। अदरवाइज वो इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है अगर उसमें साइन नहीं है मेकर के। तो साइन अगर करेक्टरिस्टिक्स लिखने हुए हमें, तो इसमें साइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइटिंग में होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। पे बोले मैं आपको तभी पे करूंगा मेकर को जब आप ये कंडीशन फुलफिल कर जाओगे, वो इनवैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाती है। मनी में होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोमिसरी नोट आर ऑलवेज इन इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें पे का नेम मेंशन नहीं होता है, तो ये ऑलवेज इन बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स।
सेकंड, अगर हम इसकी टाइप की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन 5 में कवर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है रिटर्न में, जिसके लिए लिखता है वो क्या है हमारे पास? ड्रॉई। और एक्चुअली में जिसके अमाउंट में क्रेडिट हो रही है अमाउंट, वो क्या है? पे, कि इसके अकाउंट पे। ड्रॉई और पे सेम हो सकते हैं बट वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ड्रॉई कहता है कि मेरे ऑर्डर करने पे आप पे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझे, ए, बी एंड सी, हमारे पास 3 पार्टीज है। ए ने गुड्स ट्रांसफर कर दी बी को, अब बी ने पेमेंट करनी है ए को, पर ए कहता है कि आप मुझे पेमेंट कर देना, या तो मुझे या जिसको मैंने पे करने हैं सी को। बट इसमें एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अगर ए एक्सेप्ट करेगा कि सी को पे करनी है तब भी वो वैलिड है। इसमें ए इशू एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है कि ठीक है आप साइन कर दो कि आप मुझे पे करोगे, अगर मैं कहूंगा तो आप सी को पे कर देना। तो ये भी ऑलवेज इन राइटिंग होता है, मेकर के साइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमेशा जिसको अमाउंट ट्रांसफर होनी है उसका नेम मेंशन होता है, तो ये ऑलवेज इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स में कंसीडर किया जाता है। बट जो प्रोमिसरी नोट है वो हमारे बेरर इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं कि इसमें पे का नेम मेंशन नहीं होता, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा नेम मेंशन होता है। तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होते हैं और ये अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको तब पे करूंगा जब भी आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे, नहीं, ऑलवेज इन अनकंडीशनल राइटिंग में होनी चाहिए, तभी वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा डिस्कस किया जाता है और इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कंपेयर करें उससे तो उसमें सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोमिसरी नोट में। इसमें हमेशा ड्रॉई लायबल रहता है अगर वो पे को पेमेंट नहीं करता है। इसका जो स्पेसिमन है मैंने मेंशन किया कि इस टाइप का स्पेसिमन क्या है। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इशू करके सेकंड पार्टी को दिया जाता है कि मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप साइन कर दो। इन केस मैं नहीं पेमेंट करता तो आप सू कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है जो सेक्शन 6 में कवर की जाती है, चेक। चेक क्या होता है? एक पर्सन अपने बैंक में जाके अगर चेक डिपॉजिट कर देता है कि मैंने दूसरी पार्टी को पेमेंट करनी है, उसको बोला जाता है चेक। हम ऑर्डर करते हैं बैंक को कि ये अमाउंट है, मैंने साइन कर दिए हैं, आप सेकंड पार्टी को भेज दो, ये अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। इसमें पे का नेम मेंशन होता है। चेक क्या है? हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि इसमें पे का नेम मेंशन होता है, तभी उसके अकाउंट में क्रेडिट होएंगे, नहीं तो बैंक को नहीं पता कि इसके अकाउंट में क्रेडिट करनी है। हमने चेक दे दिया, अपने साइन कर दिया, बैंक को क्या पता कौन सी पार्टी को आपने गुड्स सेल की है, बैंक को तो नहीं कुछ पता ना। इसीलिए ये हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें हमेशा पे का नेम मेंशन होता है। इन केस चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर जाता है, तो बैंक लायबल नहीं है। हम बैंक के पास नहीं जाएंगे कि हाँ आपने मेरी पेमेंट नहीं की है। इसमें हमेशा जिसने चेक दिया है हमेशा वही लायबल रहेगा, इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमने सिर्फ बैंक को ऑर्डर दिया है कि आप इतनी पेमेंट क्रेडिट कर दो, तो उतनी पेमेंट क्रेडिट कर देता है। बैंक में क्या है, 2 सबसेक्शंस भी आते हैं, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है एंड ट्रंकेटेड चेक भी होता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझे, हमारे पास 2 पार्टीज है ए एंड बी, ठीक है। ए का जो अकाउंट है वो HDFC के पास है, बी का जो चेक है वो HDFC के पास है एंड ए का जो बैंक है वो ICICI के पास है। अब इसने अपनी गुड्स सेल कर दी बी को, अब बी ने पेमेंट कर दी, बोला या मेरे से चेक ले लो, अपने बैंक से जाके करवा लो। तो ए क्या है, अपना चेक ICICI के पास लेके जाता है कि ये लो चेक मेरे अकाउंट में कर दो। बट बैंक ने चेक किया कि जिससे अकाउंट अमाउंट मंगवानी है उसके पास HCICI में नहीं है। इस सारे प्रोसेस को जो रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक करता है, वो है RBI।
आईसीआईसी स्कैन करके चेक को आरबीआई के पास भेजता है। जो वो चेक को स्कैन करता है उसको बोला जाता है चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि उसने स्कैन करके भेजा। अगर वो फिजिकल ये सारा प्रोसेस करने लग जाएगा कि पहले आईसीआईसी जाएगा, आईसीआईसी से एचडीएफसी के पास जाएगा, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए जो हार्ड कॉपी की स्कैन किया जाता है उसको बोला जाता है चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वो स्कैन करके आरबीआई को भेज देता है। आरबीआई एचडीएफसी से चेक करता है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने अमाउंट है, सब कुछ जेन्युइन चेक करके, उसके साइन वगैरह चेक करके उसके बाद वो ओके कर देता है। तो वो आईसीआईसी को ओके करके ए पर्सन के अकाउंट में क्या है वो क्रेडिट हो जाती है। बट इसमें एक और कंडीशन है, जो वो हार्ड कॉपी ऑफ द चेक है वो बैंक को क्या है क्रॉस करनी होती है। क्यों? क्योंकि ए क्या है उसको दोबारा भी बैंक के पास जाके अपने अमाउंट क्या है क्रेडिट करवा सकती है। क्योंकि अगर उसके पास चेक है तो वो कर सकता है ना कि हाँ मेरे को दोबारा क्रेडिट कर दो। इसीलिए ये सारा प्रोसेस होने के बाद क्लियरिंग का बैंक क्या है उसको क्या है क्रॉस कर देता है। उसको बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक। मीन्स कि सारा जो क्लियरिंग का प्रोसेस है अब हो गया है, उसको हमने खत्म कर दिया है और हमने शॉर्ट टाइम में किया है, उसको बोला जाता है ट्रंकेटेड चेक। ये ट्रंकेटेड चेक तो लॉन्च किया गया था, तो ये कंसेप्ट आया था कि कम टाइम में कस्टमर का काम हो जाए, उसके अकाउंट में जल्दी क्रेडिट हो जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। इसकी स्पेसिमेन की बात करें, हमारे पास दो टाइप्स के चेक भी होते हैं, जनरल चेक एंड क्रॉस चेक। जनरल चेक जो होता है उसमें क्या है पेई का नेम मेंशन नहीं होता, ये टाइप ऑफ ओपन चेक होता है। आरबीआई ने तभी इसकी जो लिमिट है वो 50,000 रखी है। इसमें कुछ भी एक टाइप का बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जिसके भी हाथ में लग गया वो अपने अकाउंट में इसको मांग को एनकैश करवा सकता है। तो ये इतना सेफ नहीं माना जाता ओपन चेक, तभी आरबीआई ने इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी है कि 50,000 से ज्यादा हम इसमें एनकैश नहीं करा सकते। जो हमारे पास क्लोज्ड चेक है, ये दो क्रॉसेस चेक पे लगे हुए हैं, ये उसी बंदे के अकाउंट में जाएंगे। स्पेशली इसमें पे का नेम वो मेंशन होता है, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है कि हम इतनी अमाउंट क्रेडिट करवा सकते हैं अपने। और इसमें जो बेसिक डिफरेंस क्या है उसमें 50,000 है, क्योंकि इसमें अगर वो जिसने भी वो चेक उठा लिया वो अपना नाम लिख के उसको इनकैश करा सकता है। अगर किसी भी चेक के ऊपर क्रॉस्ड दो बने हुए हैं जो इसमें भी बने हुए हैं, तो वो सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में जाएंगे जिसका नेम मेंशन है। प्लस क्रॉस्ड का मतलब ये है कि वो एनकैश नहीं हो सकते, सिर्फ वो अकाउंट में जाएंगे। तो जो क्रॉस्ड चेक है वो ज्यादा बेटर है ओपन चेक्स में। क्यों? ओपन चेक में ना तो पे का नेम मेंशन है, प्लस ये जिसके हाथ में लग गया वो इसको कैश में करवा सकता है। एंड सेकंड, हमारे पास जो क्रॉस चेक है वो ज्यादा सेफ है, उसमें रिस्क कम है, क्योंकि वो पे के अकाउंट में जाएंगे क्योंकि वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, प्लस हम उसको एनकैश नहीं करा सकते। तो क्रॉस चेक ज्यादा बेटर माना जाता है। आजकल मोस्टली लोग क्रॉस चेक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी को क्लियर कर दूंगी। अगर हम अब इसके डिफरेंस की बात करें, प्रोमिसरी नोट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पे। जो बनाता है उसको मेकर बोला जाता है प्रोमिसरी नोट, और जिसकी अमाउंट क्रेडिट होती है उसको पे बोला जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में थ्री पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर जो लिखने वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ड्रॉई जिसके कहने पे थर्ड पर्सन को ट्रांसफर होगी, जिसके लिए लिखा जाएगा उसको ड्रॉई बोला जाता है। पे जिसकी अमाउंट एक्चुअली में क्रेडिट होगी। इसमें पे और ड्रॉई सेम पर्सन भी हो सकते हैं अगर ड्रॉई के अकाउंट में जाती है। अगर ड्रॉई कहता है कि मेरे कहने पे आप पे को ट्रांसफर कर दो, पर इसमें लायबिलिटी हमेशा अगर ड्रॉई की रहेगी इन केस ड्रॉई थर्ड पर्सन को पे करवाता है। चेक में थ्री पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, पेयर, पे। ड्रॉअर बैंक के पास जाता है, इसमें पेयर हमेशा बैंक होता है, बैंक लाइबल नहीं होता, इसमें हमेशा ड्रॉअर लाइबल रहता है कि अगर इन केस बाउंस हो जाता है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, प्रॉमिस टू पे, वो प्रॉमिस करता है कि मैं पे कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर पे होते हैं और
इसमें भी ड्रॉअर बैंक को ऑर्डर देता है कि आप पे कर दो। ये क्या है, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये ड्रॉअर की तरफ से एक्सेप्टेड होना चाहिए, और ये चेक क्या है, नीड टू बी एक्सेप्टेड, इसमें भी एक्सेप्टेंस जरूरी है। इसमें बैंक लाइबल नहीं है कि आप बैंक के पास चले जाओ कि मैं आपको पे कर दूंगा, तो उसमें कोई भी उसकी जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप हमारे सेशन लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।